हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब वक्त है इलेक्शन के सबसे बड़े शो का। अब की बार किसकी सरकार, इसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब की हर वो चुनावी खबर जिसका कनेक्शन 2022 के इलेक्शन से है। तो बिना देर किए सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले आज के इलेक्शन शो की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। जी हां, उत्तर प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ को ओवैसी का चैलेंज कबूल है। चैलेंज क्या है ये आपको दिखाएंगे। किस तरीके से मैसेज दे दिया है, लाउड एंड क्लियर ये मैसेज है योगी आदित्यनाथ का। रोक सको तो रोक लो। जी हां, ओवैसी को उन्होंने कह दिया है रोक सको तो रोक लो। पूरी डिटेल खबर आपको दिखाएंगे। और आज की दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर पंचायत झांकी है 2022 बाकी है। जी हां, 2022 का ट्रेलर तो आपने देख लिया है। बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, जहां पर 75 में से 67 सीटों पर परचम लहराया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर हम आपको डिटेल देंगे और मैसेज क्या जाता है वो भी आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर है कैप्टन अमरिंदर से जुड़ी हुई, बिजली से जुड़ी हुई। जी हां, आज की तीसरी बड़ी खबर पंजाब से, जहां बिजली पर चौतरफा घिरने के बाद कैप्टन अमरिंदर अब काउंटर अटैक कर रहे हैं। और अमरिंदर का क्या ये अटैक है, सिद्धू के लिए क्या नई मुसीबत है या सिद्धू की क्या नई नसीहत है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आज की पहली चुनावी खबर की। रोक सको तो रोक लो, जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश चुनाव में ओवैसी ने चैलेंज दिया तो बीजेपी को भी यह चैलेंज स्वीकार है। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया प्रचंड बहुमत के साथ फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। 2022 में बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें दिलाएंगे, ये दावा है योगी आदित्यनाथ का। आपको बताते योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। पहले ओवैसी ने क्या कहा था। ओवैसी ने कहा था कि 2022 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। ये एक चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज को ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा रोक सको तो रोक लो। आप सुनिए योगी आदित्यनाथ को। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए जब उत्तर प्रदेश की जनता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो, तो ये सब गठबंधन कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोग, हमारे सहयोगी दल मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में फिर से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 300 प्लस का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब हम आपको ये भी सुनाते हैं कि यूपी चुनाव में एंट्री मारते ही कैसे भाईजान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। अब आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी किस दम पर योगी आदित्यनाथ को रोकने का दावा कर रहे हैं। मिशन उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ का प्लान क्या है उसे आप समझिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ये ऐलान कर चुकी है कि वो यूपी में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि दम ओवैसी सिर्फ अपने दम पर ही नहीं भर रहे हैं, बल्कि भागीदारी संकल्प मोर्चा से उनका ये गठबंधन ये बताता है कि उनकी ताकत और अभी उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की वो हैसियत नहीं है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ सके। ये बात तो एकदम क्लियर है कि ओवैसी का टारगेट उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर है और उसी को टारगेट करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। ओवैसी ने जिस मुस्लिम वोट बैंक की बात की है, उत्तर प्रदेश में जिस वोट बैंक को उन्होंने टारगेट किया है, यूपी में उनकी संख्या 19% है। जी हां, 19% है। हम आपके सामने ये पूरी डिटेल रख रहे हैं। अब आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जो खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं,
वहां पर उनकी संख्या 30% है। अब इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? इसमें आता है मेरठ, इसमें आता है मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, और इसके अलावा अगर हम बात करें बिजनौर की, जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनके टारगेट पर है। तो जब सीटों का बंटवारा भी होगा तो उस वक्त भी जिन 100 सीटों की वो बात कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये रहेगी इस 30% सीटों पर, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इन सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करें। अब वो इलाके आपको बताते हैं जहां पर मिशन 2022 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। उत्तर प्रदेश के वो जिले जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, इसमें है मुरादाबाद, जहां पर 51% वोटर हैं, रामपुर 50% वोटर हैं। अब रामपुर को आप ये समझिए, रामपुर कौन सा इलाका हुआ? रामपुर वो इलाका हुआ जहां पर समाजवादी पार्टी का भी दम है। अब अगर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट कट जाते हैं AIMIM की वजह से, तो फिर फायदा कहां पर होगा? ये एक लंबा समीकरण है। इसके अलावा सहारनपुर, बिजनौर की बात की जाए, जहां पर 42% मुस्लिम आबादी है, शामली में भी 42% है, मुजफ्फरनगर जहां पर 41% आबादी मुसलमानों की है, अमरोहा, बलरामपुर और मेरठ जहां पर 34% आबादी मुसलमानों की है। अब मेरठ की अगर हम बात करें, देखिए अभी पंचायत अध्यक्ष के पद का चुनाव हुआ, यहां पर भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। अब आप समझिए कि है घटनाएं छोटी छोटी, लेकिन ये छोटी छोटी घटनाएं ही बढ़कर एक बड़ा रूप लेती हैं और नए रणनीति और नए समीकरणों को साधने में कामयाब साबित होती हैं। दरअसल ओवैसी का मनोबल हाई क्यों है और वो ये क्यों कहते हैं कि वो बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे? इसके पीछे वजह है बिहार। बिहार में ओवैसी ने बहुत राजनीतिक सूझबूझ से RLSP के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाया, डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट, और 5 सीटें जीतने में वो कामयाब भी हुए। पश्चिम बंगाल में हालांकि उनका फॉर्मूला हिट नहीं हो पाया, पश्चिम बंगाल में पीरजादा से उनका गठबंधन टूटा और उसका नतीजा भी सामने आया। AIMIM यहां पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई और ममता बनर्जी की सरकार बनी, ये भी हमने देखा। अब उत्तर प्रदेश में राजभर से उन्होंने गठबंधन कर लिया है। वो तो एक राजभर का आपने बयान भी सुना होगा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मतदाता बन जाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो पहले साल में मुख्यमंत्री असदुद्दीन ओवैसी भी बन सकते हैं। अब ये बात देखिए, है ये सिर्फ एक बयान भर, लेकिन नजर कहां पर है? मुस्लिम वोट बैंक पर है। तो अब ये एक नया समीकरण यहां बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, जहां पर राजभर से उन्होंने गठबंधन किया है। और अब इलेक्शन शो की आज की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही है, जहां 2022 का ट्रेलर दिखा है। पंचायत चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। ये एक ऐसी झांकी है जिसके बारे में खुद बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2022 की पिक्चर तो अभी बाकी है जनाब। अब जिला पंचायत की जीत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने यह साफ साफ कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में झंडे गाड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता विपक्ष का सब कुछ जान चुकी है, इसलिए किसी भी बहकावे में वो नहीं आएगी। आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर क्या कहा। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये सभी सरकारें पूरी ईमानदारी के साथ शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव परिणाम ने इस बात को फिर से साबित किया है और मुझे लगता है कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में जो भी अन्य चुनाव होंगे उसके परिणाम भी इसी प्रकार से आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ इस चुनाव में 2022 के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए।
योगी का ये विस्फोटक इंटरव्यू आज आप दोपहर 1 बजे पूरा देखिए, अनकट ये इंटरव्यू देखिए और देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को लेकर क्या तस्वीर और क्या खाका अपनी ओर से पेश किया। लेकिन 2022 का जो हम ट्रेलर कह रहे हैं वो पंचायत चुनाव की पूरे आंकड़ों की ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं कि ऐसे बीजेपी की आंधी चली और इसमें विरोधी उड़ गए, समाजवादी पार्टी उड़ गई। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की अगर बात करें तो 75 सीटों पर कुल चुनाव था, जिनमें से बीजेपी 67 सीटों पर विजयी रही। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो केवल 6 सीट उनके पास है, अन्य के खाते में 2 सीट, यानी स्ट्राइक रेट बीजेपी का 90% है। 90% स्ट्राइक रेट उनका पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में दिखाई दिया। जबकि समाजवादी पार्टी की बात की जाए, उनके गठबंधन की बात की जाए तो केवल 6 सीट मिली, जिसमें से 5 सीट अखिलेश के खाते में आई है। तो ये तो 2022 की तस्वीर आप यहां से समझिए। अब कल जिन 75 जिलों की 53 सीटों पर वोट डाले गए उसमें भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा, वो आंकड़ा भी हम आपके सामने रखते हैं। 53 सीटों में से बीजेपी ने 44 सीटों पर अकेले जीत दर्ज की, अकेला झंडा गाड़ा। जबकि अगर सहयोगियों की बात करें तो सहयोगियों को 2 सीट मिली है। बड़ी पिक्चर यह है कि 2022 में सत्ता में वापसी का दम भरने वाले अखिलेश यादव की साइकिल पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पंचर हो गई। कल जिन 53 जिलों में वोटिंग हुई उसमें समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगियों को 5 सीट मिली, जबकि अन्य की अगर बात की जाए तो वो 2 सीट पर विजयी रहे। बीजेपी की जीत का ट्रेलर आपको इसी चुनाव में दिखाई दे गया होगा। 75 जिलों में से 22 सीटों पर अध्यक्ष पद के दावेदार निर्विरोध जीत गए। इनमें से अगर बात की जाए 21 कैंडिडेट्स की तो बीजेपी के थे, जबकि एसपी को सिर्फ 2, जी हां, 2 जगह पर जीत मिली, निर्विरोध जीत, और उसमें से भी 1 जगह है इटावा की। अब बीजेपी की जीत का वो आंकड़ा भी हम आपको बताते हैं जो कि बहुत दिलचस्प है और क्षेत्रवार तरीके से आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, जिसमें आप मेरठ समझ लें, मुजफ्फरनगर समझ लें, 14 जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने जीत का झंडा लहरा दिया है। ब्रज के इलाके में 12 जिले हैं, ब्रज का इलाका भी आप देखिए, यहाँ पर बीजेपी ने 11 सीटें जीती हैं और 12 जिले कुल यहाँ से आते हैं। कानपुर रीजन की भी आप तस्वीर देख लीजिए, कानपुर रीजन के तहत आने वाले 14 जिलों में बीजेपी 13 जीत गई। और रीजन में 13 जिलों में बीजेपी सभी 13 सीटें जीतने में कामयाब रही। काशी यानी कि वाराणसी वाले जोन में आने वाले 12 जिलों में बीजेपी 10 जीत पाई। हालांकि गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है, इस जोन में आने वाले 10 जिलों में बीजेपी को 7 में ही जीत हासिल हो पाई है। अब इसके पीछे के कारण क्या है, इसका मंथन तो खुद योगी आदित्यनाथ भी कर रहे होंगे और बीजेपी कार्यकर्ता भी कर रहे होंगे। अब आपको बताते हैं कि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के बाद अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस हाई था विधानसभा चुनाव से पहले, अब लो कैसे हो गया है, कैसे पंचायत चुनाव की पिक्चर बदली है, ये आप समझिए। समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों की वर्तमान संख्या बीजेपी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। फिलहाल एसपी के 842 सदस्य हैं, हमने आपके सामने रखा, इसमें जबकि बीजेपी के 603 सदस्य हैं। लेकिन 203 सीटों की बढ़त के बावजूद जिला अध्यक्षों के चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार हो जाती है। आंकड़ों को तो देखकर लगता है कि शायद खुश होने का मौका अखिलेश यादव को मिला है, लेकिन स्थिति कुछ और है। यूपी पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में मिली करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में आज सत्तारूढ़ दल ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया। योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टीवी के शो चुनाव मंच पर अखिलेश यादव के इस आरोप पर जोरदार पलटवार किया, जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश से पूछा, अगर बीजेपी ने सत्ता में दुरुपयोग किया तो इटावा में एसपी की जीत कैसे हो गई? अगर हम प्रशासन और पुलिस ही चुनाव लड़ाती तो इटावा में समाजवादी पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष कैसे हो गया, जबकि इटावा में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक थे और इटावा से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। क्या सांसद भारतीय जनता पार्टी का होने, क्या उस समय पुलिस तंत्र का वो चला थे? तो देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने जैसा है।
जहां बीजेपी के 2 विधायक हों और सांसद बीजेपी का हो, वहां के बारे में कहना कि यानी वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, वहां पे निर्विरोध समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ। अन्य जिलों में, बलिया में बीजेपी के सांसद भी हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष सपा का जीता वहां पे। तो क्या वहां पर अगर हम सत्ता का दुरुपयोग करते, जहां पे सभी जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं, लेकिन पंचायत में वहां पर सफलता हमें नहीं मिल पाई है, अगर प्रशासन का दुरुपयोग होता तो वहां पर भी होता, लेकिन नहीं, चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हुए हैं। अलग विषय है, हमारे विपक्ष के मित्रगण सच्चाई को स्वीकार करने के आदी नहीं हैं। अब आपको यह भी समझना जरूरी है कि बीजेपी और खुद योगी आदित्यनाथ के लिए इस जीत के मायने क्या हैं और 2022 के लिए क्या मैसेज निकलता है यहां से। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनता पर पकड़ बरकरार है, इसमें अब कोई दो राय नहीं रह जाती। विधानसभा चुनाव में योगी ही सबसे बड़ा चेहरा है, योगी ही सबसे बड़ी कहते हैं ब्रांड इमेज है। पार्टी पूरी एकजुट नजर आती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कार्यकर्ता का मनोबल हाई हो जाता है, कहीं कोई लोगों में मतभेद नहीं है। पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके बीच भी एकजुटता है। यहां से ये एक मैसेज भी क्लियर होता है, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल भी बेहतरीन है, ये भी साबित होता है। अब जिला पंचायत की जीत वो विधानसभा में भुनाएंगे, इसकी भी पूरी तैयारी पार्टी ने करनी शुरू कर दी है। जमीनी स्तर पर बीजेपी की पकड़ सबसे मजबूत है। जिला पंचायत की बात अगर करें और इसके अलावा अगर विधानसभा चुनाव के लिए वर्कर्स के मनोबल की बात करें, उनके हौसलों की बात करें, तो यहां से वो और ज्यादा मजबूत होते हैं। योगी को जीत उत्तर प्रदेश में मिली, लेकिन योगी के नाम का डंका दिल्ली तक बज उठा। दिल्ली में हाईकमान ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतलब योगी आदित्यनाथ है। जी हां, उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया है, योगी की नीतियों का नतीजा है। ये बयान आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें योगी की जीत की बधाई उनको दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जनता की जीत भी बताया, साथ ही लिखा कि पंचायत चुनाव की ये कामयाबी योगी की नीतियों का नतीजा है। जैसा हमने आपसे कहा, अमित शाह ने भी लिखा, योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार नए मापदंड बनाती रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो उन्होंने विकास सुशासन जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा, विकास सुशासन के एजेंडे के साथ जनता है और जनता के साथ की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसी खबर के साथ फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अगले चुनावी राज्य पंजाब की, जहां पर बिजली संकट पर घिरे कैप्टन को सिद्धू ने क्या नसीहत दी। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार इलेक्शन शो में। आज की तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर बिजली को लेकर कैप्टन अमरिंदर को टारगेट किया है। हाई कमान के कंधे पर रखकर उन्होंने बंदूक साधी है। बादल सरकार के बिजली समझौते रद्द करे पंजाब सरकार, बिजली के दाम तय करने का नया कानून बने, ये कहना है नवजोत सिंह सिद्धू का। नसीहत दे रहे हैं वो, हाई कमान के 18 सूत्रीय एजेंडे को पूरा किया जाए। बिजली को लेकर उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस हाईकमान की ओर से गए 18 सूत्रीय एजेंडे पर काम करें, इसकी शुरुआत की जाए। इसके लिए बादल सरकार द्वारा हस्ताक्षर भी हैं उनकी, यानी पिछली सरकारों ने क्या समझौते किए, क्या उन्होंने काम किया, उसको भी उन्होंने टारगेट किया है। बिजली के दाम तय करने का कानून बनाया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि पंजाब इस वक्त बिजली संकट से जूझ रही है। आज हमारे इस स्पेशल इलेक्शन न्यूज बुलेटिन में इतना ही। अब की बार किसकी सरकार, कल तमाम चुनावी और खबरों के साथ मैं फिर हाजिर होंगी दोपहर 12 बजे। लेकिन अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज खबरों का तूफान। आपको बताएंगे महाराष्ट्र में बीजेपी से मीटिंग पर शिवसेना ने क्या सफाई दी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।